हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। इस वीडियो के इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस बार तो G20 सम्मेलन भारत के अंदर हुआ है और भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की है। इसी कारण से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, इस बार की समिट के दौरान G20 ग्रुप के अंदर एक नया सदस्य जुड़ा है। साथ ही भारत ने कुछ नए इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के अंदर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि हम लोग सबसे पहले G20 समिट 2023 के बारे में शुरू से अंत तक कंप्लीट जानकारी कवर करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ के रूप में हल करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग G20 समिट 2023 के बारे में जानें, सबसे पहले हम लोग G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20, यानी कि ये 20 मेंबर्स का एक ग्रुप है। G20 आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यानी कि दुनिया भर के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर G20 के सदस्य देशों के लीडर्स इकट्ठा होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। G20 का उद्देश्य क्या है? तो G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और सुधार पर चर्चा करना और साझा योजनाएं बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 में टोटल 20 सदस्य हैं। इसमें 19 देश हैं, जिनमें भारत भी है, और यूरोपीय संघ यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भी G20 का एक मेंबर है। तो इस तरीके से G20 में कुल 20 सदस्य हैं। हालांकि आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस बार के G20 सम्मेलन के दौरान एक नया मेंबर G20 में ऐड हुआ है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। G20 की स्थापना 1999 में होती है। उस वक्त दुनिया के कई देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और उसी से निपटने के लिए G20 की स्थापना की गई थी। याद रखिए, G20 का कोई भी मुख्यालय या फिर सचिवालय नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर G20 के लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। G20 के नेताओं का जो पहला आधिकारिक सम्मेलन हुआ था वो सन 2008 के अंदर हुआ था, यानी कि 2008 में G20 के सदस्य देशों के टॉप लीडर्स पहली बार मिले थे और ये सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सन 2008 के अंदर पहला G20 सम्मेलन हुआ था। इसके बाद से G20 सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, हर साल G20 सदस्य देशों में से ही किसी एक देश को एक साल के लिए अध्यक्षता दी जाती है और फिर पूरे साल के दौरान उस देश में G20 की कई मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। और जो मेन मीटिंग होती है, यानी कि जिसमें G20 के सदस्य देशों के टॉप लीडर्स हिस्सा लेते हैं, वो साल में एक बार होती है। तो आपको याद रखना है, G20 के नेताओं का पहला सम्मेलन सन 2008 के अंदर हुआ था। अब हम लोग देखते हैं G20 सम्मेलन 2023 के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार का जो G20 सम्मेलन है ये इसका 18वां संस्करण है और इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को दी गई थी। तो भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैसे तो पूरे साल के दौरान G20 की लगभग 200 मीटिंग्स भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित की गई, लेकिन G20 के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं का जो सम्मेलन हुआ है हाल ही में, वो 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया गया। ये सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के अंदर आयोजित किया गया है। अब क्योंकि 2023 के अंदर G20 का अध्यक्ष अपना भारत है, इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब आइए भारत मंडपम के बारे में जानते हैं, जहां पर इस बार का G20 सम्मेलन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र है, यानी कि ये प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक स्थान है। तो G20 समिट को यहीं पर आयोजित किया गया है। ये जो भारत मंडपम है ये 123 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस तरीके से ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि अगर आप भारत मंडपम की फोटो देखें तो आपको भारत मंडपम के सामने एक नटराज की स्टैचू दिखाई देगी।
ये जो स्टैचू है इसकी खास बात यह है कि ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इसको तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर बनाया गया था हाल ही के महीनों में और फिर वहां से इसको ला करके नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। ये स्टैचू 28 फीट ऊंची है और इसका वजन 20 टन है। साथ ही आपको बता दूं कि इसको बनाने में अष्ट धातु का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए मिलती है। तो भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली थी? भारत को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को यानी कि पिछले साल मिली थी और इस तरीके से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2023 को क्या होगा? 1 दिसंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता अगले मेजबान देश यानी कि ब्राजील को मिल जाएगी। इसका मतलब 2024 के अंदर G20 सम्मेलन ब्राजील के अंदर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि भारत सरकार ने G20 आयोजनों के लिए इस बार के बजट में 990 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कितने? 990 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो है। इसके डिजाइन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी दिखाया गया है जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं और ये 7 पंखुड़ियां जो है ये दुनिया के 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरीके से ये जो लोगो है ये वसुधैव कुटुंबकम के विचार को दर्शाता है जिसका मतलब होता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार है। इसी कारण से भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अंग्रेजी में मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को यानी कि 2 दिनों में हुआ है। तो इन 2 दिनों में G20 के टोटल 3 सत्र आयोजित किए गए थे। तीनों ही सत्र को विशेष नाम दिया गया था और जो कि इसकी थीम से प्रेरित था। पहले सत्र को नाम दिया गया था अर्थ, दूसरे सत्र को नाम दिया गया था फैमिली और तीसरे सत्र को नाम दिया गया था फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो आपसे पूछ सकते हैं कि G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? आपको बताना है वसुधैव कुटुंबकम। अब हम लोग देखते हैं कि इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 के जो सदस्य हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि 19 देश और यूरोपीय संघ, इन सबके प्रतिनिधि आए हुए थे। चीन, रूस और मैक्सिको ये 3 ऐसे देश हैं जिनको छोड़ करके बाकी जो अन्य देश हैं वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। इसी तरीके से आप बाकी सभी के बारे में देख सकते हैं। यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, वो भी आई हुई थी। यहाँ पे आपको बता दूं कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और इसी तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों लोग नहीं आए थे। इस बार के G20 सम्मेलन 2023 को उन्होंने स्किप कर दिया था। हालांकि इन देशों के अन्य प्रतिनिधि आए हुए थे, जैसे कि चीन के प्रधानमंत्री आए थे जिनका नाम है ली कियांग। इसी तरीके से रूस के विदेश मंत्री आए थे शर्गेई लाव्रोव। एक और कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, वो भारत में G20 सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे। हेल्थ इश्यूज के चलते वो नहीं आ पाए थे, तो उनकी जगह पर वहाँ की वित्त मंत्री रकेल ब्यून रोस्त्रो सांचेज जो हैं वो G20 सम्मेलन में शामिल हुई थी। अब ये सभी वो कंट्रीज हैं जिनको भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में इन्वाइट किया था। आप देख सकते हैं कि भारत ने कुल 9 देशों को आमंत्रित किया था, जिनमें एक तो है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, इसके अलावा मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सभी वो कंट्रीज हैं जिनको भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया था। इनमें से ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आई हुई थी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू। इन सब के अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष भी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव आए थे एंटोनियो गुटेरस, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम, अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी आए हुए थे जिनका नाम है आजोली असोमानी। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, अभी आगे भी इनके बारे में जिक्र होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस बार के G20 सम्मेलन के आउटकम्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के G20 सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नंबर 1, अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी कि अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का एक परमानेंट मेंबर बन गया है।
नंबर 2, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नाम से एक नया संगठन लॉन्च किया गया है। अभी जस्ट मैं आपको आउटकम्स बता रहा हूं, इसके बाद अभी हम लोग आगे डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। नंबर 3, नई दिल्ली घोषणा यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को G20 के नेताओं के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। नंबर 4, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। तो अब आइए एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस बार के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। अफ्रीकी संघ जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक संघ है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को यह अनाउंसमेंट की है कि अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का एक अस्थायी सदस्य होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि 1999 में G20 के बनने के बाद ये पहली बार है जब इसमें विस्तार किया गया है। तो अभी तक इसमें 20 ही मेंबर थे, लेकिन अब G20 में 21 सदस्य हो गए हैं। इसीलिए अब आगे से इसे G21 कहा जाएगा। तो G21 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? इसमें 19 देश हैं। इसके अलावा 2 यूनियन हैं। यूरोपीय संघ तो पहले से ही था, अब अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। यहाँ पर आप सभी 21 मेंबर्स को देख सकते हैं। अब क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 का सबसे नया सदस्य है, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अफ्रीकी संघ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 55 सदस्य देशों का एक महाद्वीपीय संघ है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के जो कंट्रीज हैं उनका ये एक यूनियन है। इस संघ की स्थापना हुई थी 26 मई 2001 को। 26 मई 2001 को अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजोली असोमानी। अजोली असोमानी जो कि वर्तमान समय में कोमोरोस कंट्री के राष्ट्रपति हैं। तो कोमोरोस के जो राष्ट्रपति हैं अजोली असोमानी, वो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें आपको अफ्रीकी संघ के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीकी संघ के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने इस वीडियो के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इसके अलावा इस बार के G20 सम्मेलन में जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये है कि भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसको जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये भारत की एक पहल है जिसका मकसद है कि विश्व स्तर पर बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन का हाल ही में शुभारंभ किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? आपको बताना होगा अपना भारत देश। फिर इसके अलावा G20 सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये एक घोषणा पत्र है जिसे G20 के नेताओं के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। इस डिक्लेरेशन का मेन फोकस जो है वो समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना और आपात स्थिति के दौरान स्वास्थ्य देखभाल तैयारियों को बढ़ावा देना है। इस डिक्लेरेशन के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं किया गया है, बाकी और जो दुनिया के सामने अदर इश्यूज हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इस तरह न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये एक मजबूत, संतुलित, समावेशी और सतत विकास करने की बात करता है। इसके बाद जो चौथा आउटकम है वो ये है कि एक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की गई है। इस कॉरिडोर का नाम होगा भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक कॉरिडोर होगा जो कि भारत को मिडल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ेगा। तो इससे आने वाले समय में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण चीज आपसे पूछ सकते हैं कि इस परियोजना का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस परियोजना का नेतृत्व 2 कंट्रीज कर रहे हैं, एक तो भारत और दूसरा अमेरिका, इंडिया और यूएसए। इस परियोजना में जो अन्य देश शामिल हैं वो हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार का G20 शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण था और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इससे जो पिछला G20 सम्मेलन हुआ था वो 2022 के अंदर इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था और अब भारत के बाद जो अगला G20 सम्मेलन होगा 2024 में, इसकी अध्यक्षता दी गई है ब्राजील को।
तो नेक्स्ट G20 समिट कहाँ पर होगा? ब्राज़ील के अंदर होगा। ब्राज़ील का एक मशहूर शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर आपको पता है 2016 के अंदर ओलंपिक गेम्स भी हुए थे। वहीं पर 2024 के G20 सम्मेलन होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने G20 सम्मेलन 2023 के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन पर आ चुके हैं, जहां पर हम लोग इस पूरे टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको इस वीडियो के अंदर वीडियो जब एंड होगा तो आपको अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 ग्रुप की स्थापना हुई थी साल 1999 के अंदर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो 2023 के अंदर G20 ग्रुप की अध्यक्षता की है अपने भारत देश ने। तो इसी कारण से G20 सम्मेलन भारत के अंदर हुआ है। भारत को G20 की अध्यक्षता कब मिली थी? तो G20 का अध्यक्ष भारत बना था 1 दिसंबर 2022 को। G20 की जो अध्यक्षता होती है वो 1 दिसंबर को ही कंट्रीज को मिलती है और फिर वो अगले साल के 30 नवंबर तक चलती है। भारत में G20 का शेरपा कौन है? तो शेरपा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। हर एक G20 मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शेरपा को नियुक्त किया जाता है। तो भारत में जो G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। तो इन्हीं को G20 का भारत में शेरपा बनाया गया था। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो G20 समिट 2023 की थीम यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं और इसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, जो कि संस्कृत का शब्द है वसुधैव कुटुंबकम और इसका मतलब होता है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अंग्रेजी में क्या मतलब है? तो वसुधैव कुटुंबकम जो कि भारत के G20 सम्मेलन की थीम थी, इसका अंग्रेजी में मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया था? तो इस बार जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता भारत ने की है और ये सम्मेलन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बनाया गया है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो G20 के लीडर्स का जो भारत ने सम्मेलन होस्ट किया है ये 9 और 10 दिसंबर यानी कि 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे। अभी आगे देखते हैं, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो G20 के नेताओं का जो पहला समिट हुआ था वो साल 2008 के अंदर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2023 तक कितने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं? तो इस बार आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, तो अब तक इसके 18 संस्करण हो चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2022 में यानी कि बीते साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की थी? तो 2022 में G20 सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया की मेजबानी में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया का जो फेमस शहर है बाली, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि G20 का अस्थायी सचिवालय या फिर मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था कि G20 का कोई भी मुख्यालय या फिर अस्थायी सचिवालय नहीं है, जस्ट ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो किसी न किसी कंट्रीज में मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो G20 का अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहीं भी नहीं। नई दिल्ली में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था? तो मैंने आपको बताया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 समिट 2023 को स्किप कर दिया था। तो उनकी जगह पर चीन के जो व्यक्ति आए थे उनका नाम है ली कियांग और ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चीन में जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो चीन का राष्ट्रपति होता है, जो कि अभी के समय है शी जिनपिंग। 2024 के अंदर कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर की यहाँ पर बात हो रही है। 2024 में G20 सम्मेलन होगा ब्राजील के अंदर
और ब्राज़ील में भी कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। G20 सम्मेलन 2023 में किस देश ने वैश्विक जैव गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है? तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये एक नया गठबंधन है जिसको भारत ने शुरू किया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि बायोफ्यूल के उपयोग को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G20 सम्मेलन 2023 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की अनाउंसमेंट की गई है। आपको बताना है कि कौन सा देश इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। तो ये जो कॉरिडोर परियोजना है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत को मिडल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ेगा। तो इसमें कई सारे कंट्रीज है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इसको लीड कर रहे हैं दो कंट्रीज, एक तो अपना भारत देश और दूसरा अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। G20 नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा का मुख्य फोकस क्या है? तो G20 लीडर्स के द्वारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया था, जिसका मेन फोकस है ये तीन चीजें, एक तो समावेशी विकास, दूसरा जलवायु परिवर्तन और तीसरा स्वास्थ्य सेवा संबंधी तैयारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरयुक्त सभी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 के 21वें अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर चुके होंगे। यहाँ पर आंसर है अफ्रीकी संघ। जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का 21वां परमानेंट मेंबर बन गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं जो मैंने आपको डिटेल में नहीं बताए थे, एक्चुअल में इनको डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं थी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है G20 इंडिया। G20 इंडिया नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम के सामने स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो नटराज की जो स्टैचू बनाई गई है भारत मंडपम के सामने, वो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है और उसकी ऊंचाई है 28 फीट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको तमिलनाडु के तंजावुर में तैयार किया गया था और फिर वहां से ला करके इसको भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया। अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कवर कर दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि अफ्रीकी संघ के बारे में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे मल्टीपल जानकारी जो है एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में पता हो। जैसे कि अफ्रीकी संघ जो है, ये मैंने आपको बताया था कि 55 देशों का एक संघ है, जो अफ्रीका महाद्वीप के 55 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पूछा गया है कौन सा गलत है। इसकी स्थापना 26 मई 2001 को हुई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजाली असोमानी, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, सारे डिटेल में भी हम लोगों ने देखा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, G20 सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो अभी आपको वीडियो को स्टॉप करके इन चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है G20 समिट 2023 के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर कर लिया है और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट के रूप में कवर किया है। हम लोगों ने बगैर टाइम वेस्ट किए G20 सम्मेलन 2023 को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया है। अब आप इस टॉपिक के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे देखते ही कर पाएंगे।
निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के बेस्ट वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल पर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए जरूरी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उन्हें एक बार आप जरूर चेक करें। तो इसी तरीके से हम लोग किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।